चलिए बात करते हैं रैंसमवेयर की। तो रैंसमवेयर से आप लोगों को बेटर आइडिया मिलेगा। तो जो एक काफ़ी पॉपुलर रैंसमवेयर जो रीसेंट टाइम्स में हुआ था वो था WannaCry रैंसमवेयर अटैक। वो आपका मई 2017 में हुआ था और वो बेसिकली आपके विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पे अटैक हुआ था। उसमें जो हैकर्स थे उन लोगों ने WannaCry रैंसमवेयर क्रिप्टो वर्म का इस्तेमाल किया था, जिससे वो पूरे के पूरे सिस्टम को लॉक कर देता था और फिर आपको ऐसी स्क्रीन देता था जिसमें वो आपसे बोलता था कि अगर आप पैसे नहीं देंगे तो आपके जो डेटा है उसको हम लोग वापस नहीं करेंगे और आप लोग रिकवरी नहीं कर पाओगे अपने डेटा को, या फिर वो जो डेटा था उसके साथ जो भी करना चाहते थे वो कर सकते थे। तो वो बेसिकली मान रहे थे कि मुझे बिटकॉइन में पैसे दो, और बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है जो ब्लॉकचेन का इस्तेमाल करती है। तो उसमें वो पैसे मांग रहे थे जो अनट्रेसेबल होता है, जिसको आप ट्रेस ही नहीं कर सकते, और अगर नहीं देते तो वो सिस्टम को हमेशा के लिए बंद रखता है। ठीक है, तो ये था रैंसमवेयर अटैक। एक और एग्जांपल मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ, वो है हमारा डीडॉस अटैक के बारे में जो हो सकता है। ये होता है आपका डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। तो इसमें क्या होता है, जो हैकर्स होते हैं वो बेसिकली जो सर्वर्स होते हैं उनको गिराने की कोशिश करते हैं। वो ऐसी कोशिश करते हैं कि जो सर्वर है वो इतनी सारी रिक्वेस्ट ले ही नहीं पाएगा और वो अपना एक्चुअल जो उसका काम है वो कर ही नहीं पाएगा। तो इसका अगर मैं आप लोगों को एग्जांपल दूं, तो मान लीजिए कि आप एक आदमी हैं जो पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा प्लेस में कॉल करते हैं और बोलते हैं कि आपको हर चीज़ चाहिए जो मेन्यू पे है। तो जो पिज़्ज़ा हट वाला है या फिर जो पिज़्ज़ा प्लेस वाला है वो सुनेगा आपकी रिक्वेस्ट और फिर नोट कर लेगा, और फिर वो बेसिकली आपका ऑर्डर जो है वो बनाने लग जाएगा। अब आप दूसरे फ़ोन से फिर से पिज़्ज़ा प्लेस को कॉल करते हैं और फिर उसको बोलते हैं कि हाँ, मुझे फिर से सारी की सारी चीज़ें चाहिए। तो पिज़्ज़ा प्लेस वाला बोलेगा हाँ ठीक है, मैं वो फिर दूसरा ऑर्डर लेता है। फिर ऐसे आप 3 10 10 बार कॉल करते हैं, वो 10 बार वही सारी चीज़ों को बनाने का ऑर्डर ले लेता है। अब इसमें क्या होता है कि जो पिज़्ज़ा प्लेस है वो बेसिकली बिजी हो जाती है ऐसे ऑर्डर को बनाने के लिए जो कोई एक्सेप्ट करेगा नहीं। मतलब आपने तो मज़े के लिए ऑर्डर बोला और आप एक्चुअल में एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं और ना आप पे करने वाले हैं। तो उससे जो पिज़्ज़ा प्लेस है वो पूरा पूरा बिजी हो जाएगा एक फेक ऑर्डर को बनाने में, जिसका कोई मतलब ही नहीं बनता। और जो एक्चुअल कस्टमर्स हैं वो उनको मना कर देंगे, क्योंकि एक्चुअल कस्टमर्स आपके इंडिविजुअली आएंगे और सेंसिबल रिक्वायरमेंट्स बोलेंगे कि हाँ मुझे एक पिज़्ज़ा चाहिए और एक बर्गर चाहिए, वो हर चीज़ नहीं चाहेंगे मेन्यू पे। तो वो इंडिविजुअल कस्टमर्स जो एक्चुअल काम करना चाह रहे हैं, वो बिजनेस करना चाह रहे हैं, वो तो आएंगे ही नहीं, क्योंकि वो पिज़्ज़ा प्लेस बिजी रहेगा। तो ऐसे ही आपका डीडॉस अटैक भी होता है। जो आपका हैकर होगा वो एक अटैक को इनिशिएट करेगा एक सेंट्रल सर्वर से, जहाँ से जो सिग्नल है वो आपके ज़ॉम्बी नोड्स पे जाएंगे, जो आपके बॉटनेट नोड्स होते हैं। तो वो उन नोड्स पे अटैक इनिशिएट होगा वहाँ से, और वो सारे के सारे नोड्स आपके जो विक्टिम सर्वर है उसको अटैक करेंगे। बेसिकली उस पे रिक्वेस्ट भेजेंगे, ट्रिलियंस या फिर बिलियंस ऑफ रिक्वेस्ट। तो उससे जो सर्वर है वो बेसिकली काम नहीं कर पाएगा, वो इतनी सारी रिक्वेस्ट हैंडल ही नहीं कर पाएगा और वो मर जाएगा। या फिर वो अगर हैंडल कर पा रहा है तो एक्चुअल जो कस्टमर्स हैं जो वो सर्वर को यूज़ करना चाह रहे हैं वो यूज़ ही नहीं कर पाएंगे। तो इसको हम लोग डिनाइल ऑफ सर्विस कहते हैं। वो हो गया आपका डीडॉस अटैक। अब इसका अगर एग्जांपल दूं तो ये एक बार गिटहब को हो चुका है। तो गिटहब है वो यूडीपी यूज़ करते हैं एक चीज़ के लिए जिसका नाम है मेम कैशिंग। तो मेम कैशिंग के लिए वो लोग यूडीपी का इस्तेमाल करते हैं। अब यूडीपी जो प्रोटोकॉल है वो थोड़ा सा लेस सिक्योर है पर वो ज़्यादा फास्टर है। तो इसका जो हैकर्स थे उन्होंने फ़ायदा उठा के बेसिकली उस पे उन्होंने डीडॉस अटैक कर दिया, जिससे कि जो उनका सर्वर था वो ट्रिलियंस ऑफ रिक्वेस्ट लेने लग गया, और ट्रिलियंस ऑफ रिक्वेस्ट लेने से वो बेसिकली मर गया, वो गिर गया। तो उससे जो डाउन टाइम आया था वो गिटहब का बहुत बड़ा था। उन लोगों ने ऑब्वियसली उसके लिए बाद में प्रिवेंटिव मेजर्स ले लिए, पर मैं आप लोगों को एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि ये एक डीडॉस अटैक हो सकता था। हम लोग आते हैं बात करने की कि और कौन कौन सी डोमेन्स हो सकती हैं। अब हम लोगों ने तो देख लिया कि सबसे इंपॉर्टेंट डोमेन्स जो हैं वो हैं वेब एप्लीकेशन डोमेन एंड मोबाइल डोमेन और आपका नेटवर्क डोमेन। तो ये हमारी 3 मेन डोमेन्स हो गई। पर इसके अलावा भी और अपकमिंग डोमेन्स हैं, जैसे कि क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया, आईओटी हो गया, ब्लॉकचेन हो गया, एज कंप्यूटिंग हो गई। तो आपको जो क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया, बेसिकली आपके जो क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं वो बोलते हैं कि आप हर चीज़ क्लाउड पे डाल दीजिए और आपको कुछ भी ऑन प्रेमिस नहीं करना। मतलब कि आपको अपने पास कुछ हार्डवेयर होने की ज़रूरत नहीं है, आप हर चीज़ के लिए हम पे रिलाई कर सकते हैं।
उनके बड़े-बड़े डेटा फार्म्स और डेटा सर्वर सिटीज़ रहेंगे जहाँ पे वो सर्वर्स रख रहे होंगे जो आपको रेंट पे देते होंगे और आप उनको यूज़ कर सकते हैं। तो आजकल बहुत सारे लोग शिफ्ट कर रहे हैं। आप लोगों ने माइग्रेशन के बारे में सुना होगा, क्लाउड माइग्रेशन। तो उससे लोग बहुत ज़्यादा क्लाउड कंप्यूटिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं और क्लाउड कंप्यूटिंग और फास्टर हो रही है। तो इसका जो पोटेंशियल है क्लाउड कंप्यूटिंग का वो बहुत बढ़ने वाला है। अभी भी अगर आप देखें तो एथिकल हैकर्स के लिए ये एक बहुत बड़ी डोमेन ऑलरेडी है क्लाउड कंप्यूटिंग। और इसके अलावा हमें आईओटी आती है। अब आईओटी अभी राइट नाउ इतनी ज़्यादा नहीं है। आप हर घर में नहीं देख रहे हैं कि हर चीज़ स्मार्ट है। स्मार्ट डोर, स्मार्ट फ्रिज, स्मार्ट हीटर, ऐसे हर घर में नहीं है। पर धीरे धीरे हर घर में आना शुरू हो जाएगा और उससे भी डिमांड बढ़ जाएगी कंपनीज की जो ये प्रोवाइड करते हैं सर्विसेज और डिवाइसेस, कि हमें एथिकल हैकर्स चाहिए जो हमें रिपोर्ट देंगे कि क्या सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज हैं, उनको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। और फिर आती है ब्लॉकचेन की बात। ब्लॉकचेन भी एक नई टेक्नोलॉजी है। यहाँ पे भी अभी ज़्यादा बढ़ाव नहीं आया पर वो धीरे धीरे बढ़ने वाला है। अगर इसके एग्जांपल दूँ तो आपको क्रिप्टो करेंसी के बारे में अगर शायद पता हो, जैसे मैंने अभी आपको बताया बिटकॉइन के बारे में, और फिर एथीरियल, और फिर और बहुत सारे टाइप ऑफ आपके क्रिप्टो कॉइन्स हो सकते हैं, क्रिप्टो करेंसी। फिर आता है एज कंप्यूटिंग। अब एज कंप्यूटिंग बेसिकली ऐसी टाइप की कंप्यूटिंग होती है जिसमें कि आप एक जो ऑर्गेनाइजेशन है, आप अपना पूरा पूरा डेटा है वो ट्रांसफ़र कर देते हैं एक स्पेसिफिक लोकेशन में जहाँ पे उसका इस्तेमाल होता है। तो जब वो कंप्यूटिंग और स्टोरेज आपकी लोकेशन के पास लाता है या फिर कोई भी कस्टमर के लोकेशन के पास लाता है, उससे जो रिस्पॉन्स टाइम होता है और जो स्पीड होती है, जनरल स्पीड, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर हम लोग नेटफ्लिक्स की बात करें तो वो लोग एज कंप्यूटिंग का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अगर आप कोई शो देखना चाह रहे हैं जो अमेरिकन शो है जैसे कि हाउस ऑफ कार्ड्स, या फिर अगर पापा दे कासेल देखना चाह रहे हो, मनी हाइस्ट, तो उसके लिए जो एक्चुअल फाइल्स हैं जिनमें ये है वो कहीं और स्टोर्ड हो सकती हैं, जैसे कि वो अमेरिका में शायद स्टोर्ड हों या फिर यूरोप में कहीं स्टोर्ड हों। पर जब आप उनको देखने जाएंगे तो वो फाइल्स जो हैं वो ट्रांसफ़र हो जाएंगी कोई इंडियन सर्वर पे या फिर कोई भी सब कॉन्टिनेंट सर्वर, या जहाँ पे भी आप रह रहे हैं वहाँ के सर्वर पे ट्रांसफ़र हो जाएगी। और ट्रांसफ़र हो जाने के बाद आप उसको काफ़ी ईजिली स्ट्रीम कर सकते हैं। आप देखेंगे कि जो नेटफ्लिक्स का एल्गोरिदम है उसको और फास्ट बना देता है और लोडिंग टाइम्स को बहुत ही कम कर देता है। इससे कस्टमर्स को जो एक्सपीरियंस आता है वो बहुत बढ़िया आता है। तो ये है आपकी एज कंप्यूटिंग।